अजय देवगन की फिल्म रेड ने साल 2018 में लोगों का मनोरंजन किया था। इसे उस वक्त बॉलीवुड की सबसे बढ़िया क्राइम थ्रिलर बताया गया था और हर अच्छी फिल्म को दोबारा देखने में दर्शकों को मजा आता ही है। साथ ही वह चाहते हैं कि इन अच्छी फिल्मों का नया पार्ट भी बने। इसी चीज को देखते हुए डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और एक्टर अजय देवगन ने फिल्म रेड 2 का ऐलान किया था, जिसके बाद ऑडियंस में हलचल थी। अब दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है और रेड 2 रिलीज हो गई है और हम आपके लिए लेकर आए हैं रेड 2 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी अमेय पटनायक के अपनी क्लासिक स्टाइल में सूरज उगने से पहले रेड डालने से होती है। अमेय के निशाने पर हैं राजस्थान का राजा, जो अपने महल में पूल पार्टी के मजे लेते हुए अय्यासी कर रहा है। लेकिन ये रेड राजस्थान के एक बहुत बड़े राजा के यहाँ पर हो रही थी, जिस वजह से राजा जो है वो पूरी तरह से बौखला जाता है। इस रेड से नाराज होकर राजा इनकम टैक्स ऑफिसरों की टीम पर गोलियां और तोपें चलवा देता है और अपना सारा खजाना जो है वो ट्रक में भर कर कहीं और भिजवा देता है। एक तरफ राजा के लोग इन इनकम टैक्स ऑफिसर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ राजा ने अपना सारा खजाना जो है वो ट्रक से दूसरी जगह भिजवा रहा था। लेकिन अमेय पटनायक अगर उसके पीछे है तो वो भला बच कैसे सकता है। अमेय पटनायक जानता था कि अगर राजा के यहाँ पर रेड डलेगी तो वो अपने सारे खजाने को सेव करने की कोशिश करेगा। इसलिए अमेय पटनायक ने उसके ट्रक को बहुत ही चालाकी से जब्त कर लिया। लेकिन राजा का खजाना जब्त करने के बाद अमेय कुछ ऐसा करता है जिस पर विश्वास करना आपके, मेरे और बाकी सभी लोगों के लिए मुश्किल है। वो राजा का मामला रफा दफा करने के लिए 2 करोड़ रुपए की घूस मांगता है। बस फिर क्या था, ये बात जब इनकम टैक्स ऑफिसरों को मालूम चलती है तो वो लोग अमेय का ट्रांसफर करवा देते हैं। ये बात जब अमेय पटनायक की बीवी मालिनी को मालूम चलती है तो वो अपने पति से कहती है कि आप कुछ मत बोलो, आपकी आंखें देखकर ही पता चल रहा है कि आप कितने ईमानदार हैं, आप घूस ले ही नहीं सकते हैं। जिसके बाद अब अमेय पटनायक भोज आ चुका है और हर बार ट्रांसफर से परेशान उसकी बेटी और बीबी मालिनी भी उसके साथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रामेश्वर जी को, जो कि जेल में अपना समय बिता रहा है क्योंकि वो पिछले 7 सालों से इसी जेल में मौजूद है और वो चाह रहा है कि वो जल्द से जल्द जेल से रिहा हो जाए। और रामेश्वर जब भी अमेय पटनायक को याद करता है तो वो हमेशा सिर्फ एक ही बात कहता है कि पता नहीं पटनायक बाग किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा होगा। अब अमेय पटनायक भोज आ चुका है। भोज में एंट्री करते हुए अमेय को नजर आते हैं एक मंत्री के बड़े बड़े पोस्टर। इन पोस्टर में जन कल्याण की बातें हैं और मंत्री की आंखों में जनता के लिए प्यार है। तब अमेय को मनोहर धनकर उर्फ दादा भाई का चेहरा पहली बार दिखता है। दादा भाई जनता के सेवक हैं। जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी वो जनता की सेवा करते थे और इसी के चलते जनता ने उन्हें मंत्री बनाया है। अब लोगों की सेवा के लिए दादा भाई ने अपनी मां सुषमा के नाम से एक फाउंडेशन खोली है, जिसमें कई लोग नौकरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। दादा भाई भगवान से ऊपर अपनी मां को रखते हैं और रोज सुबह उठकर उनकी पूजा करते हैं और उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। दादा भाई की छवि एकदम चिकन करी के सफेद कुर्ते सी साफ है और यही अमेय के लिए शक की बात है। तो दूसरे दिन ही अमेय पटनायक जो है वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ लोगों को मालूम है कि दरअसल में अमेय पटनायक जो है वो रिश्वत के कारण यहाँ पर आया है। लेकिन इन सब चीजों से अमेय को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसे यहाँ धनकर भाई के बारे में मालूम चला तो वो बस अब उसके बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है कि आखिरकार दादा भाई कौन है और वो क्या करता है और कैसे करता है। सारी चीजें पता करने के बाद अब अमेय जो है वो दादा भाई के घर पर छापा मारने के लिए पूरी तरह से रेडी था। उसने कई जगह को चेक किया जहां उसे कैश, गोल्ड, जमीन के कागजात और बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम चला है कि यहाँ पर काला धन है। ये सारी चीजें वो अपने बड़े ऑफिसर्स को बताता है और वारंट निकलवाता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेंगे तब तक वो वारंट इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेय पटनायक देरी नहीं करता, वो उनके पास 32 वारंट के लिए पेपर्स भेज देता है और तब उन्हें साइन करना ही पड़ता है और फिर अगली सुबह ही वो रेड मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस रेड से पहले एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब अमेय ने रेड मारने से पहले सारी चीजें पता की थी। उसने दादा भाई के बारे में सब कुछ पता किया, उसके काले धन के बारे में पता किया, उसने कहाँ सोना छिपा कर रखा है, फाउंडेशन में कितना पैसा है, कहाँ पर कैश मौजूद है, ये सारी चीजें अमेय पटनायक ने पता कर ली थी।
जिस वजह से ही उसने वारंट के लिए अपने ऑफिसर्स के पास पेपर्स भेजे थे। और जब अभय पटनायक दादा भाई के पास पहुंचा तो दादा भाई को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दादा भाई जानता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अभय पटनायक यहाँ पर अपनी पूरी फौज लेकर आया था। और तो और दादा भाई की माँ का कहना भी यही था कि उसका लल्ला कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन अभय पटनायक के पास वारंट था, इसलिए वो लोग दादा भाई के घर को चेक करने लगते हैं और उसके घर से काला धन निकालने लगते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और दादा भाई के यहाँ से कोई भी चीज बरामद नहीं हुई थी। ये सारी चीजें देखकर अभय पटनायक भी पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बावजूद उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अभी भी अभय पटनायक फाउंडेशन में जाकर सारी चीजें चेक करना चाहता है। लेकिन बाहर जो है वो जनता इकट्ठी हो चुकी है और वो आयकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसलिए दादा भाई कहता है कि इन लोगों के सामने तो आप नहीं जा सकते हैं, इसमें आपको मेरी मदद लगेगी। इसलिए मैं आपको मेरे साथ ले चलता हूं फाउंडेशन, जहां पर चलकर हम सभी लोग चेक करेंगे कि वहां आपको कुछ मिलता है कि नहीं। अभय पटनायक को यहाँ फाउंडेशन की भी इंफॉर्मेशन मिली थी और तो और यहाँ फाउंडेशन के बाहर ही एक हाथ की मूर्ति लगी हुई है। अभय पटनायक ने चेक किया था कि ये सोने की है, लेकिन अब जब इसे चेक किया गया तो इसे पाया कि वो पीतल की है। ये सारी चीजें देखकर तो अभय पटनायक पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तब दादा भाई यहाँ पर पटनायक को कहता है कि अगली बार आओ तो मुझे बताकर आना, ताकि मैं थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर रख सकूं। ऐसे खाली हाथ जा रहे हो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद अगले दिन हमें मालूम चलता है कि पटनायक के ऊपर एक कमेटी बैठ जाती है और आयकर विभाग के द्वारा उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ये सारी न्यूज जब जेल में रामेश्वरम जी सुनते हैं तो वो भी बहुत खुश हो चुके थे कि आखिरकार पटनायक को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन वो इतने जल्दी हार नहीं मानेगा, ये भी उन्हें मालूम है। और तो रामेश्वर पैरोल पर बाहर भी आ चुका है। दूसरी तरफ अभय पटनायक सस्पेंड तो हो चुका है, लेकिन वो इतने जल्दी हार नहीं मानेगा। तभी अभय पटनायक को एक बात याद आती है। जब आयकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी तभी यहाँ पर एक अंकल जी उसके पास आए थे। उन्होंने अभय पटनायक के जेब में एक पर्ची डाली थी, उसमें नेहा राठौर लिखा हुआ था, जो कि रेलवे की कर्मचारी है। साथ ही एक बात और मालूम चलती है कि नेहा राठौर जो है वो दरअसल में दादा भाई की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसकी दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। अब अभय पटनायक नेहा राठौर के बारे में सारी चीजें पता करने लगता है और यहाँ पर दादा भाई के एक दूसरे चेहरे के बारे में मालूम चलता है कि वो लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है और उन्हें नौकरी दिलवाता है। ऐसा दादा भाई ने बहुत सारी लड़कियों के साथ किया है। वो उन्हें नौकरी दिलवाता है और बदले में उन्हें यूज करता है और उनकी जमीन जो है वो सस्ते दामों में ले लेता है। ये सारी चीजें अभय पटनायक को मालूम चल चुकी थी, जिस वजह से वो एक वकील को हायर करता है जो कि महाबेईमान वकील है और वो यहाँ दादा भाई के खिलाफ एक PIL दर्ज करवाते हैं जो कि जमीन के संबंध में था। ये सुनकर तो दादा भाई पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि ये सारी चीजें उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, लेकिन वो इन्हें सॉल्व भी कर लेगा। जिसके अगले दिन एंट्री होती है लल्लन सुधीर नाम के आयकर विभाग के एक ऑफिसर की, जो कि अभय पटनायक की जगह पर आया हुआ है। लेकिन ये आदमी भी पूरी तरह से बेईमान है। ये बात हमें तब मालूम चलती है क्योंकि लल्लन सुधीर जो है वो उसी दिन जब वो ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ था, वो उसी दिन जो है वो दादा भाई के यहाँ पर चला गया और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा और कोऑपरेट करूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ पर रेड करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। आपके खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि लल्लन सुधीर जो है वो अपने आयकर विभाग के बहुत सारे ऑफिसरों को लेकर विक्रम नाम के एक आदमी के घर पर रेड मारने के लिए जाता है, जहां से उसे 20 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। और आगे जाकर मालूम चलता है कि ये सारे पैसे जो है वो दरअसल में विक्रम के नहीं है, बल्कि ये सारा पैसा जो है वो दादा भाई के है। लेकिन ये बात लल्लन सुधीर को नहीं मालूम थी और ना ही दादा भाई ने ये सारी बातें लल्लन सुधीर को बताई थी। लल्लन सुधीर ने तो पहले ही उनसे कह दिया था कि मुझे पहले ही बता दीजिएगा कि कहाँ पर रेड करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। मुझे अगर सारी चीजें बता दोगे तो मैं वहाँ पर रेड करूंगा ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं दादा भाई को भी अच्छी लगी कि आखिरकार अगर मैंने इसे बता दिया तो ये वहाँ पर रेड नहीं करेगा, वरना इस तरह से तो उसका सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे भोज में दादा भाई का बहुत सारा काला धन फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं अभय पटनायक को, जो कि आयकर विभाग के ऑफिस पहुंचता है।
वहाँ पर जाकर वो उन्हें कुछ ऐसी चीजें बताता है जो देखकर वो भी हैरान थे। वो उन्हें बताता है कि मेरे पास दादा भाई के खिलाफ बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि दादा भाई के पास बहुत सारा काला धन है। तब आयकर विभाग के ऑफिसर अमेय पटनायक की सस्पेंशन को रोक देते हैं और उसे वापस नौकरी पर बुलाते हैं। ऑफिसर्स को ये सारी चीजें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अमेय पटनायक ने उनसे वादा किया है कि वो दादा भाई के यहाँ से 500 करोड़ रुपए का काला धन लेकर आएगा। अगर वो ये नहीं कर पाया तो ये रेड उसकी आखिरी रेड होगी। और हमें मालूम चलता है कि दादा भाई के यहाँ पर अमेय पटनायक जो रेड मारने वाला है वो उसकी 75वीं रेड होगी। तो दूसरी तरफ हम रामेश्वरम को देख पाते हैं जो कि एक न्यू होटल में मौजूद था और इस होटल के बारे में रामेश्वर को भी मालूम है कि ये होटल दादा भाई का है। और यहाँ पर रामेश्वर को मालूम है कि इस होटल में मूल कोसों दंड की गर्जन होने वाली है और अमेय पटनायक खुद चलकर उसे बर्बाद करेगा। वो यहाँ पर एक बात और कहता है कि जब खुद बर्बाद हो गए हो ना तो दूसरों को बर्बाद होता हुआ देखने में बड़ा मजा आता है। उसे मालूम है कि अमेय पटनायक यहाँ पर रेड जरूर मारेगा। और ये बात रामेश्वर जी इतने एक्सपीरियंस से कैसे कह सकते हैं, तो बात ये है कि भाई उनको पहले से ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। आगे हम देखते हैं कि अमेय पटनायक जो है वो अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ दादा भाई के एक न्यू होटल में पहुंच चुके थे और जो कि हाल ही में बना है। तो दूसरी तरफ हम दादा भाई को देखते हैं जो कि इस न्यू होटल तो छोड़ो भोज में भी मौजूद नहीं था, वो तो दिल्ली में किसी रैली के कारण बिजी थे। तो अमेय पटनायक की टीम के पास अब वारंट है और यहाँ पर वो सर्च कर सकते हैं काले धन को, जिस वजह से वो यहाँ पर रेड मारते हैं और काले धन को चेक करते हैं। और उन्हें यहाँ पर इतना सारा काला धन मिलता है कि यहाँ के ऑफिसर्स बोलते हैं कि कभी कभी तो बहुत अफसोस होता है कि वो लोग रिश्वत क्यों नहीं लेते हैं। और जब दादा भाई को मालूम चला कि न्यू होटल में रेड पड़ चुकी है तो वो तो पूरी तरह से बौखला जाता है। तब दादा भाई दिल्ली से भोज तुरंत ही निकल पड़ता है। अमेय पटनायक की पूरी टीम इतने सारे सोने और पैसे को देखकर हैरान रह चुकी थी। तो वहीं दादा भाई जो है वो भोज पहुंच चुके थे। दादा भाई को बहुत अच्छे से मालूम है कि अमेय पटनायक और उसकी टीम को कैसे रोका जा सकता है, इसलिए वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपने न्यू होटल में लेकर आता है जो कि यहाँ पर उनके ऊपर हमला करने वाले थे। बहुत ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रहती है क्योंकि वो बहुत सारे थे। ये बात अमेय पटनायक को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये लोग अंदर घुसे तो उनका मरना तो एकदम तय है और ये रेड फालतू में ही बेकार हो जाएगी। तब अमेय पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ऊपर की फ्लोर की एक बहुत बड़ी खिड़की को तोड़ता है और उस खिड़की से वो लोग नोट बरसाने लगते हैं। अब जो लोग उनके ऊपर हमला करने वाले थे, अब वो लोग नोट को बटोरने में बिजी हो चुके थे। ये देखकर यहाँ दादा भाई भी पूरी तरह से हैरान था और इसी के चलते यहाँ अमेय पटनायक अपनी पूरी टीम को लेकर सही सलामत निकल पड़ता है। जिसके बाद अमेय पटनायक एक दूसरी जगह जाता है और उस जगह से वो लोग उस सोने से भरी मूर्ति वाला हाथ भी निकाल लेते हैं और अब वहां से भी जाने लगे थे कि तभी यहाँ पर दादा भाई आ जाता है और अब उसके साथ बहुत सारे लोग थे। पुलिस भी यहाँ पर ज्यादा मौजूद नहीं थी और अब तो वो लोग अमेय पटनायक को बस मारने ही वाले थे कि तभी दादा भाई की मां उन सभी लोगों के सामने आ जाती है, जिस वजह से सभी लोग रुक जाते हैं। और मालिनी ने यहाँ पर उन सारी लड़कियों को लेकर आ गई थी जिन लड़कियों के साथ दादा भाई ने दुष्कर्म किया था। और तो और पूरी पब्लिक के सामने दादा भाई की पोल खुल जाती है। सभी को बता दिया जाता है कि आखिरकार दादा भाई की क्या छवि है, उसने इन लड़कियों के साथ क्या किया है, ये सारी चीजें दादा भाई की मालूम चल जाती है। लोगों के बीच में अब आक्रोश आ चुका था और तो और दादा भाई की माँ भी उससे नाराज हो चुकी थी। वो उसे थप्पड़ मारकर यहाँ से चली जाती है। अब सभी लोग दादा भाई को जब मारने ही वाले थे कि तभी अमेय पटनायक उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, इसे सजा तो कानून ही देने वाला है। जिसके बाद दादा भाई को भी जेल पहुंचा दिया जाता है, जहां पर दादा भाई की मुलाकात होती है रामेश्वर जी से, जिनकी पैरोल खत्म हो चुकी थी और अब वो भी वापस जेल में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, निर्देशक राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखूब करतूतों से दर्शक परिचित है। यही वजह है कि ऑडियंस इस किरदार से तुरंत कनेक्ट हो जाती है। मगर फर्स्ट हाफ में राजकुमार माहौल को सेट करने में काफी वक्त लगा देते हैं, इसलिए फिल्म का पहला भाग सुस्त मालूम होता है। पर इंटरवल पॉइंट और इसके बाद सेकंड हाफ में कहानी इंगेजिंग, मजेदार और थ्रिल से भरपूर बन जाती है। अजय देवगन और रितेश देशमुख आमने सामने शतरंज की बिसात की तरह सह और मात का खेल खेलने लगते हैं
साल 1980 के दशक को पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे, जहां मोबाइल फोन की दुनिया से दूर लैंडलाइन फोन्स का बोलबाला था। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहां आपको लाइन से दौड़ती भागती एम्बेसडर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का संगीत इस बार वो जादू नहीं जमा पाया। और अमेय पटनायक की भूमिका में अपने सनग्लासेस स्वैग और बॉडी लैंग्वेज के साथ अजय देवगन शानदार लगे हैं। सटल तरीके से की गई उनकी कॉमिक टाइमिंग मजेदार है और रितेश देशमुख पहले भी नकारात्मक किरदारों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और यहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस शानदार है। एक परोपकारी मातृभक्त सफेद पोष नेता को उन्होंने अपने स्टाइल में जिया है। आयकर अधिकारी के रूप में अमित सियाल का किरदार खूब मजे करवाता है, जबकि जेल पहुंच चुके सौरभ शुक्ला भी मनोरंजन के पल जुटाने में कामयाब रहे। और राजकुमार गुप्ता की फिल्म रेड आपने देखी हो तो आपको याद होगा कि उस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा रेड मारने के बाद ताऊजी के घर के अंदर की कहानी दिखाने तक सीमित था। ताऊजी यूं तो बहुत सातिर थे, लेकिन उनके परिवार ने उनका बंटा धार करवा दिया था। लेकिन इस फिल्म में और दिलचस्प चीजें हैं, क्योंकि दादा भाई ताऊजी से भी ज्यादा सियाना है। वो रातों रात चीजों और लोगों को गायब करने का हुनर रखता है और इसी के चलते रेड 2 में कई बड़े ट्विस्ट आते हैं। अपनी राइट्स की टीम रितेश शाह, जयदीप यादव, करण व्यास और अक्षत तिवारी के साथ मिलकर राजकुमार गुप्ता ने बढ़िया कहानी तैयार की है, जिसके ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ किरदार भी मजेदार हैं। और फिर राजकुमार गुप्ता ने अपनी हुनर दिखाते हुए अपनी कहानी को बढ़िया ढंग से पर्दे पर उतारा, जो काबिले तारीफ है। फिल्म के क्लाइमेक्स में चला पैसा ये पैसा गाना सुनकर आप भी झूम उठेंगे। यही डायरेक्टर की बढ़िया विजन का नमूना है। पिक्चर में एक से बढ़कर एक एक्टर को लिया गया है। अमेय पटनायक का किरदार अजय देवगन ने बखूबी निभाया। वो रोल में एकदम फिट बैठते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो असल में अमेय पटनायक है। मालिनी पटनायक के रोल में वाणी कपूर का काम भी अच्छा है। उन्हें कुछ बहुत ज्यादा करने को नहीं मिला, लेकिन जितना भी था बढ़िया किया हर फ्रेम में और थोड़ी ज्यादा खूबसूरत भी लगी है। फिल्म के विलन की बात करें तो रितेश देशमुख ने फिल्म एक विलन में ही बता दिया था कि वो बहुत बढ़िया बैड बॉय हैं। इस कहानी में भी उन्होंने दादा भाई के दोनों रूपों, अच्छे और बुरे को बेहतरीन ढंग से निभाया है। अजय और रितेश के अलावा फिल्म में रजत कपूर, अमित सियाल, ब्रजेंद्र काला, सौरभ शुक्ला, सुप्रिया पाठक, श्रुति पांडे, गोविंद नामदेव और यशपाल शर्मा जैसे बढ़िया कलाकार हैं। सभी ने अपने किरदारों को अच्छे से निभाया। सौरभ शुक्ला को रेड 2 में देखना काफी अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा मजा अमित सियाल के किरदार लल्लन सुधीर को देखने में आया। लल्लन के डायलॉग और हरकत ही इतनी फनी है कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। ड्यूटी के पहले दिन महिम दादा भाई के घर पहुंच जाते हैं। लल्लन का कहना है कि वो दिन की वो इग्नोर की गई सब्जी है जिसे रात के 10 बजे के बाद निकाला जाता है। साथ ही वो बिन पैंदे के लोटा भी हैं। फिल्म में फनी मूवमेंट्स अमित सियाल और सौरभ शुक्ला ही लेकर आते हैं, जो सीरियस चल रही पिक्चर को कॉमेडी से भर देते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।